Hello students, welcome to my class. Today in this class we are going to discuss the principle of dominance for solving an m by n game without saddle point. जब भी आपको गेम थ्योरी में कोई गेम दिया होता है तो आपका सबसे पहला जो काम होता है वो होता है उसके पे ऑफ मैट्रिक्स में सैडल पॉइंट फाइंड करना। अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो उसका सॉल्यूशन आप सैडल पॉइंट यूज़ करके लिखते हो और सैडल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग प्लेयर्स ए एंड बी की जो भी स्ट्रेटजीज होती हैं वो उनकी ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज होती हैं। लेकिन अगर किसी गेम में सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर उस गेम को हम कैसे सॉल्व करें। तो आज हम ऐसे गेम्स को सॉल्व करने के लिए एक मेथड डिस्कस करेंगे और ये मेथड प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस पर बेस्ड है। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस प्लेयर्स ए एंड बी के लिए ऐसी स्ट्रेटजीज को फाइंड करता है जो उनके लिए यूजलेस है, दैट मीन्स जो वो यूज़ नहीं करना चाहेंगे, और ऐसी स्ट्रेटजीज को फाइंड करके वो उनको डिलीट कर देता है। सो इस डिलीशन प्रोसेस के बाद में हमारे पास एक रिड्यूस्ड गेम आता है, दैट मीन्स एक रिड्यूस्ड पे ऑफ मैट्रिक्स आता है जिसको हम किसी भी नोन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस एंड हाउ इज इट यूज्ड। तो कंसीडर एन m by n गेम विदाउट ए सैडल पॉइंट। तो ऐसा कोई आपको मैट्रिक्स दिया है अगर पे ऑफ मैट्रिक्स जिसमें कोई सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर वो प्योर स्ट्रेटेजी गेम नहीं होगा। उसमें प्लेयर्स ए एंड बी अपनी जो भी स्ट्रेटजीज है उनको कॉम्बिनेशन में यूज़ करेंगे। सो सपोज द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर ए बी P1 P2 P3 अप टू PM। P1 is the probability of using A1, P2 is the probability of using A2 and so on. So player A जिस कॉम्बिनेशन में स्ट्रेटजीज यूज़ करता है अपनी वो सारी इन प्रोबेबिलिटीज से मिलेंगी आपको। सिमिलरली प्लेयर B के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी Q1 Q2 अप टू Qn है। यहाँ पर Q1 जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग B1, Q2 प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग B2 एंड सो ऑन। सो प्लेयर बी जिस कॉम्बिनेशन में अपनी स्ट्रेटजीज को यूज़ करता है वो इन प्रोबेबिलिटीज से मिलेंगे आपको, एंड सिंस दे आर प्रोबेबिलिटीज देयर सम इज इक्वल टू 1। सो अब आपको P1 P2 P3 और Q1 Q2 Q3 फाइंड करना है। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस यूज़ करके इनमें से कुछ स्ट्रेटजीज जो यूजलेस है दोनों के प्लेयर्स के लिए वो हम डिलीट कर देंगे। सो लुक एट दिस एग्जाम्पल। सो इस पे ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला जो आप काम करोगे वो है सैडल पॉइंट सर्च करना। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस तभी लगाना है या कोई दूसरी मेथड तभी लगाना है जब सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता हो। सो सैडल पॉइंट सर्च करने के लिए सबसे पहले आपने रो मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड की। सो रो मिनिमम वैल्यूज़ आप देखोगे। सो फर्स्ट रो में है -2, सेकेंड रो में है 1, थर्ड रो में है -3 एंड फोर्थ रो में मिनिमम है -3। सो ये मिनिमम वैल्यूज़ हो गई या मिनिमम पे ऑफ से करस्पॉन्डिंग टू द स्ट्रेटजीज ऑफ ए। सिमिलरली बी के लिए आप मैक्सिमम लॉस देखोगे। सो कॉलम वाइज जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं वो आप यहाँ पर लिखते जाओगे। सो मैक्सिमम वैल्यू इस कॉलम में है 6, इस वाले कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू है 2, इस वाले कॉलम में है 12 एंड इस वाले कॉलम में है 6। सो अब प्लेयर बी जो है वो फाइंड करेगा इस मैक्सिमम का मिनिमम। सो यहाँ पर जो मिनिमैक्स वैल्यू है मिनिमम ऑफ मैक्सिमम वो है 2। सिमिलरली यहाँ पर प्लेयर बी जो है वो मिनिमम पे ऑफ में से मैक्सिमम सेलेक्ट करेगा, जो ऐसी स्ट्रेटेजी जो मैक्सिमम पे ऑफ देती है। सो यहाँ पर मैक्सिमम जो है मिनिमम में वो है 1। सो ये वाली जो वैल्यू है ये हो गई है मैक्सिमिन। सो हियर यू कैन सी मैक्सिमिन नॉट इक्वल टू मिनिमैक्स, 2 नॉट इक्वल टू 1। सो सैडल पॉइंट अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। सो सैडल पॉइंट अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर हम आगे प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस यूज़ करने के लिए हम रो वाइज या कॉलम वाइज कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं रो वाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। सो टेक फर्स्ट 2 रोज। अब फर्स्ट 2 रोज में आप कंपेयर करो एलिमेंट्स को। सो 6 इज ग्रेटर देन 2, 1 इज ग्रेटर देन -2, 12 इज ग्रेटर देन 4, 3 इज ग्रेटर देन 1। सो यहाँ पर सेकेंड रो के जो एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट रो के एलिमेंट से ग्रेटर हैं। इसका मीनिंग ये है कि प्लेयर ए अगर सेकंड स्ट्रेटेजी यूज़ करता है तो उसको पे ऑफ ज़्यादा मिलता है, दैट मीन्स उसका गेन जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट स्ट्रेटेजी। सो प्लेयर ए के लिए फर्स्ट स्ट्रेटेजी यूजलेस है, वो उसको डिलीट कर सकता है। सो यहाँ पर हम बोलते हैं रो 1 इज डोमिनेटेड बाय रो 2। सो सेकेंड रो डोमिनेट्स द फर्स्ट रो। सो फर्स्ट रो को हमने डिलीट कर दिया क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो के वो लेस देन द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो। सो फर्स्ट स्टेप में हमने R1 इज डोमिनेटेड बाय R2, सो डिलीट R1। सो अब आपके पास में प्लेयर ए के लिए सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रेटेजी रह गई। अब वो फर्स्ट यूज़ करेगा ही नहीं।
सिमिलरली R4 इज डोमिनेटेड बाय R2। सो अगर आप देखोगे R4 के जो एलिमेंट्स हैं उसको R2 के एलिमेंट से कंपेयर करो। 6 इज ग्रेटर देन 2, 1 इज ग्रेटर देन -3, 12 इज ग्रेटर देन 7, 3 इज ग्रेटर देन 1। सो R4 इज डोमिनेटेड बाय R2। सो R4 को आप डिलीट कर सकते हो क्योंकि R4 से जो पे ऑफ आ रहा है वो सेकेंड वाले जो स्ट्रेटेजी उसके पे ऑफ से कम है। सो फोर्थ रो कैन बी डिलीटेड। सो प्लेयर ए के लिए फर्स्ट एंड फोर्थ स्ट्रेटेजीज डिलीट हो गई है, वो उनको यूज़ नहीं करेगा। अब बची हुई दोनों रोज में आपने देखा कि अभी कंपैरिजन करने पर दोनों में से कोई भी डिलीट नहीं हो रही है। सो अब हम कॉलम वाइज प्रोसीड करेंगे। सो बची हुई जो रोज हैं उनमें कॉलम्स को देखेंगे हम, एंड वी फाइंड दैट C3 इज डोमिनेटेड बाय C1। सो यहाँ पर आप देखोगे कि थर्ड वाली जो कॉलम है, थर्ड स्ट्रेटेजी करस्पॉन्डिंग, उनमें जो पे ऑफ लिखा है 12 इज ग्रेटर देन 6, 0 इज ग्रेटर देन -3। सो बी अगर थर्ड स्ट्रेटेजी यूज़ करता है तो उसको लॉस जो होता है वो 12 का और 0 का होता है। यहाँ पर कोई गेन नहीं हो रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा है उसको। लेकिन अगर वो फर्स्ट स्ट्रेटेजी यूज़ करता है तो यहाँ पर उसको लॉस है 6 का एंड गेन है 3 का। माइनस वैल्यू लिखी है, दैट मीन्स गेन टू बी। सो इन दोनों कॉलम्स को अगर कंपेयर करें तो फर्स्ट एंड थर्ड स्ट्रेटेजीज में से प्लेयर बी हमेशा फर्स्ट स्ट्रेटेजी यूज़ करना चाहेगा क्योंकि उससे उसका लॉस कम होता है। सो डिलीट कॉलम 3। सो अब आपने देखा कि प्लेयर बी के लिए भी एक स्ट्रेटेजी डिलीट हो गई है, तो वो थर्ड स्ट्रेटेजी यूज़ नहीं करेगा। अब बचे हुए जो कॉलम्स हैं उसमें भी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 3 इज ग्रेटर देन 1, 6 इज ग्रेटर देन 2। सो अगेन यहाँ पर जो सेकंड स्ट्रेटेजी से जो लॉस होता है बी को वो कम है एज कम्पेयर टू द फोर्थ स्ट्रेटेजी। सो C4 इज डोमिनेटेड बाय C2, यू कैन डिलीट C4। नाउ यू कैन सी प्लेयर्स ए एंड बी के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज डिलीट हो गई हैं और अब आपके पास जो भी रिमेनिंग मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में ना तो कोई कॉलम डिलीट हो रहा है ना ही कोई रो डिलीट हो रही है। सो इस रिड्यूस मैट्रिक्स में आपको दिखाई दे रहा है कि प्लेयर ए अब सेकेंड या थर्ड स्ट्रेटेजी यूज़ करेगा, प्लेयर बी फर्स्ट एंड सेकेंड स्ट्रेटेजी यूज़ करेगा। सो फर्स्ट एंड सेकेंड स्ट्रेटेजीज की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है यहाँ पर आपको सेकेंड एंड थर्ड की प्रोबेबिलिटीज फाइंड करना है। सो ये फाइंड करने के लिए हम इस मैट्रिक्स को अलग कर लेते हैं। सो रिड्यूस्ड पे ऑफ मैट्रिक्स आपके पास में ये है और इसमें भी आप चेक करोगे कि आपको कोई सेटल पॉइंट तो नहीं है इसमें। सो आपने चेक किया, यहाँ पर रो मिनिमम आ गया 1, यहाँ पर रो मिनिमम है -3, कॉलम मैक्सिमम है 6, यहाँ पर कॉलम मैक्सिमम है 2। यहाँ पर मैक्सिमिन जो है मैक्सिमम ऑफ मिनिमम वो 1 है, यहाँ पर मिनिमैक्स मिनिमम ऑफ मैक्सिमम वो है 2। सो यहाँ भी सेडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। सो सेडल पॉइंट नहीं है, ये वेरीफाई करने के बाद में आप अरिथमेटिक मेथड लगा दो। सो अरिथमेटिक मेथड में यहाँ पर सेकंड स्ट्रेटेजी के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो P2 है और थर्ड स्ट्रेटेजी के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो P3 है। सो यहाँ पर हमको P2 P3 फाइंड करना है। सो P2 की वैल्यू अरिथमेटिक मेथड से आपको पता है, ये फार्मूला होता है। सो P2 इज 1/2, सो P3 इज ऑल्सो 1/2। सो A विल यूज सेकेंड एंड थर्ड स्ट्रेटेजीज विथ प्रोबेबिलिटीज 1/2 एंड 1/2। सो यहाँ पर अगर आप P3 फाइंड करोगे तो वो भी 1/2 ही आएगी। सिमिलरली Q1 Q2, सो Q1 इज गिवन बाय दिस, यू नो दिस फार्मूला, अरिथमेटिक फार्मूला आपको पता है। सो इससे जो वैल्यू आ रही है वो 1/10 आ रही है एंड Q2 सेकेंड वाली जो स्ट्रेटेजी है बी की उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 9/10। देयरफॉर ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज ए एंड बी के लिए वो आप इस तरह से लिखोगे। यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना जरूरी है जस्ट टू शो कि यहाँ पर ए के पास 4 स्ट्रेटेजीज थी जिसमें से वो फर्स्ट यूज़ नहीं कर रहा है, फोर्थ यूज़ नहीं कर रहा है, ही इज़ यूजिंग ओनली सेकेंड एंड थर्ड विथ प्रोबेबिलिटीज 1/2 1/2। सिमिलरली यहाँ भी आपको इस तरह से लिखना है, इससे ये मालूम पड़ेगा कि बी के पास 4 स्ट्रेटेजीज हैं जिसमें से वो थर्ड और फोर्थ यूज़ नहीं कर रहा है, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड यूज़ कर रहा है विद द प्रोबेबिलिटीज 1/10 एंड 9/10। सो दीज आर द ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज एंड वैल्यू ऑफ द गेम वो आप फाइंड करोगे तो वैल्यू ऑफ द गेम का भी जो फार्मूला है उससे फाइंड कर लो 3/2। सो यहाँ पर जो 3/2 वैल्यू आ रही है वो वैल्यू तब आएगी जब ये दोनों अपनी अपनी ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज प्ले करेंगे। और 3/2 जो वैल्यू ऑफ द गेम है इसका मीनिंग है कि यहाँ पर प्लेयर ए इज़ गेनिंग, जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा गेन टू प्लेयर ए, बिकॉज ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव होती तो प्लेयर बी को गेन होता। सो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस यूज़ करके कुछ रोज एंड कुछ कॉलम्स डिलीट हो जाते हैं और हमको एक रिड्यूस्ड पे ऑफ मैट्रिक्स मिलता है। सो नाउ वी कैन समराइज दीज स्टेप्स और इससे हमको मिलता है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। If each element in some column CR is greater than or equal to the corresponding elements in the column CS,
then the column CS is set to dominate CR, so CR can be deleted. So अगर आपको ये मिले कि यहाँ पर CR कोई कॉलम है, उसके सारे एलिमेंट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू किसी दूसरे कॉलम के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनसे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, सो यू कैन डिलीट दिस कॉलम CR, क्योंकि इससे B को लॉस ज़्यादा होता है. सो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रेटेजी है वो B यूज़ नहीं करेगा. सेकेंड प्रिंसिपल जो है वो प्लेयर A के लिए है. इफ़ ईच एलिमेंट in some row RR is less than or equal to the corresponding elements in RS, then the row RS is set to dominate RR. So अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिले कि किसी रो में सारे एलिमेंट्स लेस देन और इक्वल टू है किसी दूसरी रो RS के एलिमेंट से, सो यू कैन डिलीट दिस RR, बिकॉज प्लेयर A के लिए फिर इसके करस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रेटेजी है वो यूज़फुल नहीं है, उससे जो पे ऑफ मिलता है वो कम है एज कम्पेयर टू द पे ऑफ obtained by using strategy corresponding to RS. So RR को आप डिलीट कर सकते हो. Now sometimes कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास में जो रोज एंड कॉलम्स हैं वो डायरेक्टली डिलीट नहीं होते हैं, बट उनको डिलीट करने के लिए आपको एवरेज लेना पड़ता है 1 और 2 रोज का और कॉलम्स का. तो इस केस में भी आप किसी स्ट्रेटेजी को डिलीट करने का डिसीजन ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि वो रोज है या कॉलम्स है. तो ये थर्ड वाले पॉइंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. सो लुक एट दिस एग्जांपल कि देयर इज़ नो सैडल पॉइंट. अब सैडल पॉइंट नहीं है तो फिर हम प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस लगाएंगे इसमें. सो फर्स्ट कॉलम को और सेकंड कॉलम को कंपेयर किया, या फर्स्ट रो को सेकंड रो को, जैसा आप करना चाहो वैसा कर सकते हो. इट डजेंट मैटर आप कॉलम वाइज पहले जाते हो या रो वाइज पहले जाते हो. सो कॉलम फर्स्ट को मैंने सेकेंड से कंपेयर किया, जो क्लियर दिखाई दे रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम are greater than elements of the second column. So यहाँ पर C1 dominated by C2, so column C can be deleted. Similarly C2 is dominated by C4, C5, C6. तो अभी आप देखोगे C2 को आप इन किसी भी कॉलम से कंपेयर करो, you can find elements of C2 are greater than the elements of C4, C5 and C6. सो अभी C2 जो है वो यूज़फुल नहीं है प्लेयर B के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा लॉस होता है एज़ कम्पेयर टू एनी ऑफ दीज थ्री. सो C2 को डिलीट कर देंगे हम. देन C5 इज डोमिनेटेड बाय C6. सो यहाँ भी आप C5 एंड C6 को चेक करोगे. सो 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2, 1 इज ग्रेटर देन 0, 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन -1. सो C5 यू कैन डिलीट. अब रिमेनिंग जो कॉलम्स हैं उनको अगर आप कंपेयर करोगे तो अभी कोई भी कॉलम डिलीट नहीं हो रहा है, इसलिए अब हम रो वाइज चलेंगे. सो R1 इज डोमिनेटेड बाय R2. यू कैन सी एलिमेंट्स ऑफ R2 चेक करो. 1 ग्रेटर देन 0, 3 ग्रेटर देन 2, 2 ग्रेटर देन 1. सो यू कैन डिलीट दिस R1. देन R5 इज डोमिनेटेड बाय R4. अगर आप चेक करोगे सो R5 के जो एलिमेंट्स हैं 3 इक्वल टू 3, -3 ग्रेटर देन -4, 1 ग्रेटर देन -1. सो अभी जो R5 है उसको आप डिलीट कर सकते हो बिकॉज R5 इज डोमिनेटेड बाय R4. सो यू कैन डिलीट R5. नाउ रिमेनिंग जो भी कॉलम्स एंड रोज हैं उनमें अभी आप देख रहे हो कि कोई भी कॉलम या कोई भी रो डायरेक्टली डिलीट नहीं हो रही है. सो अभी हम जब चेक करते हैं तो C3 एंड C4, इस C3 एंड C4 का एवरेज अगर लेते हैं हम, सो C3 एंड C4 का एवरेज अगर लेके देखें, सो 1 एंड 3 को हमने ऐड किया, 1 + 3 हो गया 4, 4 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया आपके पास में 2. फिर 7 एंड -8 को ऐड किया तो -1 को डिवाइड किया तो हो गया ये -0.5. फिर 3 एंड -3 को ऐड किया तो आ गया 0. सो ये एवरेज लेने से जो नया कॉलम बना वो ये है. अब इस कॉलम को इससे कंपेयर करते हैं हम 2, 0, 1. सो अभी आप देख रहे हो कि 6 कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं 2, 0, 1 वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है एलिमेंट्स ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग एवरेज ऑफ थर्ड एंड फोर्थ कॉलम्स. सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 इज इक्वल टू 2, दिस इज लेस देन, दिस इज लेस देन. सो यू कैन डिलीट 6th कॉलम. नाउ रिमेनिंग जो भी एलिमेंट्स हैं उसमें फिर से आपने चेक किया. सो अगर आप एवरेज ले लो A2 एंड A3 का, दैट मीन्स सेकेंड एंड थर्ड रो के एलिमेंट्स का एवरेज ले लो तो न्यू रो क्या बनेगी, 7 + 1 हो गया 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स 4. देन -8 + 3 ये हो जाएगा -5, -5 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स -2.5. इसको आप कंपेयर करो फोर्थ रो से. सो फोर्थ रो के जो एलिमेंट्स हैं 3 एंड -3. सो हियर यू कैन सी 4 इज ग्रेटर देन 3, -2.5 ग्रेटर देन -3. सो अभी आपको दिखाई दे रहा है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर A यूज़ करता है तो पे ऑफ आता है 4 एंड -2.5.
जबकि ये सिंगल स्ट्रेटेजी यूज़ करता है तो उसको पे ऑफ मिलता है 3 एंड -3. सो यू कैन डिलीट R4 आल्सो. सो R4 डिलीट करने के बाद जो भी आपके पास में एलिमेंट्स बचे हैं उनसे आपको एक पे ऑफ मैट्रिक्स मिल रहा है 2x2 का. अब कोई भी कॉलम या कोई भी रो डिलीट नहीं होगी. सो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स इज दिस. और इस रिड्यूस्ड पे ऑफ मैट्रिक्स में आप फिर से चेक करो कि यहाँ पर सेडल पॉइंट है या नहीं. यहाँ पर रो मिनिमा है 1, यहाँ पर रो मिनिमा है -8, यहाँ पे कॉलम मैक्सिमा है 7, यहाँ पे कॉलम मैक्सिमा है 3. यहाँ पर मिनिमम जो वैल्यू है वो 3 है, दैट मीन्स मिनीमैक्स. ये मिनीमैक्स वैल्यू है. ओके, मिनिमम ऑफ मैक्सिमम. और यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ मिनिमम वो है मैक्सिमिन वैल्यू. सो मैक्सिमिन यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 3 मिनीमैक्स. सो दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि सेडल पॉइंट नहीं है. सो अब सेडल पॉइंट नहीं है तो फिर आप कोई भी मेथड लगा लो. सो यूजिंग मेथड ऑफ ऑडमेंट्स. सो ऑडमेंट फाइंड करेंगे हम. तो फर्स्ट रो के लिए ऑडमेंट हो जाएगा 7 माइनस ऑफ -8 विच इज़ 15. सेकेंड रो के लिए जो ऑडमेंट होगा वो 3 - 1 विच इज़ 2. फर्स्ट कॉलम के लिए 3 माइनस ऑफ -8 विच इज़ 11. एंड सेकेंड कॉलम के लिए 7 - 1 6. So using method of oddments you can find here this is P2, this is P3. P2 P3 फाइंड कर सकते हो. A2 के करस्पॉन्डिंग P2 है, A3 के करस्पॉन्डिंग P3 है. A2 के करस्पॉन्डिंग P2 है, A3 के करस्पॉन्डिंग P3 है. सिमिलरली यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ है तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है Q3 Q4. सो P2 की जो वैल्यू आती है वो है 15/15 + 2 17. सो 15/17. सिमिलरली यहाँ पर आएगा 2/17, 2/15 + 2 17. Q3 की वैल्यू आएगी 11/11 + 6 17. एंड Q4 की वैल्यू आएगी 6/11 + 6 17. सो ये हो गई आपके पास में प्रोबेबिलिटीज़ और ये वैल्यू ऑफ द गेम. सो वैल्यू ऑफ द गेम आप किसी भी रो या कॉलम से फाइंड कर सकते हो. सो यूजिंग मेथड ऑफ ऑडमेंट्स दीज आर द प्रोबेबिलिटीज़ एंड द वैल्यू ऑफ द गेम. सो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर A इज़ नाउ 0 15/17 2/17 0 0. सो इसको आपको इस तरह से लिखना ज़रूरी है बिकॉज यहाँ से आपको मालूम पड़ रहा है कि 5 स्ट्रेटेजीज थी प्लेयर A के पास जिसमें से उसने सिर्फ सेकेंड एंड थर्ड यूज़ किए, बाकी फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ यूज़ नहीं किए. सिमिलरली B के पास आपको मालूम पड़ रहा है कि 6 स्ट्रेटेजीज थी जिसमें से उसने थर्ड एंड फोर्थ यूज़ किए और फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ वो उसने यूज़ नहीं किए. And the value of the game is again 29/17 which is positive. So positive value जो आ रही है वो gain to A है. So ultimately जब player A and player B दोनों अपनी optimal strategies play करते हैं तो value of the game जो आ रही है वो gain to A 29/17. So this was principle of dominance. यहाँ पर हमने देखा कि principle of dominance लगाने के बाद में हमारे जो गेम्स थे वो 2x2 गेम्स में कन्वर्ट हो गए थे. लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 2x2 गेम में कन्वर्ट हो, वो किसी भी लोअर ऑर्डर के पे ऑफ मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो सकते हैं. सो जैसा भी केस हो उस केस में हम उन गेम्स को सॉल्व कर लेते हैं. और ये आपको तभी यूज़ करना है जब गेम में कोई सेडल पॉइंट नहीं हो. सेडल पॉइंट अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस आपको नहीं लगाना है. सो आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू वेरी मच.